नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गौरवे हिंदी संस्कृतम पे। मैं हूँ आपकी संस्कृत अध्यापिका ममता कुमारी। बेटा, आज हम आपकी ये जो संस्कृत ग्रामर है 7th स्टैंडर्ड की, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम पढ़ने वाले हैं। एक बार देख लो, आनंदम संस्कृत व्याकरणम। ये आपकी 7th स्टैंडर्ड की बुक है और इसका फर्स्ट टॉपिक है वर्ण विचार। पहले मैं आपको ये समझाऊँगी, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, तो देख लेते आइए क्या है वर्ण विचार। देखिए, तो इसमें देखिए, वर्ण उस छोटी से छोटी ध्वनि को कहते हैं जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ ई उ आदि, यानी इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, यानी एक बार क्रमबद्ध ढंग से उसको लगा दिया जाए तो उसको वर्णमाला कहते हैं। याद रखना कि वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, और वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के दो भेद होते हैं, कौन कौन से? एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। ठीक है, एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। और वर्ण जो है वो कितने होते हैं देखो, तो उसमें देखिए क्या होता है कि स्वर जो है वो 13 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, यानी 33 होते हैं। स्वर की डेफिनेशन क्या होती है एक बार समझ लो। जिन वर्णों का उच्चारण स्व अर्थात अपने आप, स्वर मतलब स्व मतलब अपने आप से हो जाता है, यानी अपने से हो जाता है, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वे स्वर कहलाते हैं। और संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 होती है। याद रखना कि संस्कृत में स्वर जो होते हैं वो 13 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अ आ ई उ रू रू लुरु ए ऐ ओ औ, ये हैं 13 स्वर। ओके, तो स्वर के जो भेद हैं वो कितने हैं? हर स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। और कौन कौन से, वो देखो नीचे दिए गए, यहाँ पे देख लीजिए एक बार कि हर स्वर कौन से होते हैं जिनमें एक मात्रा का समय लगता है, वो हर स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर जिनमें दो मात्राओं का समय लगता है, वो दीर्घ स्वर होते हैं। और प्लुत स्वर वो होते हैं जिनमें तीन मात्राओं का, यानी दो मात्राओं से ज़्यादा का समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। समझ में आया यहाँ तक? आगे देखिए नेक्स्ट पेज पे, ए ऐ ओ तथा औ स्वरों को संधि या संयुक्त स्वर भी कहते हैं। ठीक है, ये दो भिन्न स्वरों के मेल से बने, जैसे आ और ई जब मिलाएंगे ना बेटा तो बन जाएगा ए। ठीक है, और आ और ए जब मिलाएंगे तो आई बनेगा। याद रखना, आ और ई जब मिलाएंगे तो ए बनेगा। अ प्लस ए इज इक्वल टू आई, और अ प्लस उ इज इक्वल टू ओ, और अ प्लस ओ इज इक्वल टू औ। ये इनकी पहचान होती है। ठीक है, अब व्यंजन क्या होता है देखो। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वरों में तो क्या था, उनका उच्चारण करते समय किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, लेकिन व्यंजन में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। इनके पीछे हलंत लगा होता है। मूल रूप से हलंत मीन्स आड़ी तिरछी जो रेखा, जैसे ये लगा हुआ देखो, ये घ के पीछे, ड के पीछे, फिर इधर देखो घ के पीछे, ग के पीछे, इनके पीछे ये जो लाइन लगी हुई है ना, इसे हलंत कहते हैं। और इसी से हम पहचानते हैं कि मतलब इसे हलंत भी कहते हैं हम। हाँ, तो हलन चिन्ह भी कहते हैं, या फिर ये व्यंजन कहते हैं। ओके, तो क वर्ग क्या होता है देखो। जैसे क वर्ग, क ख ग घ ड़, पांच वर्ण है इसमें, क ख ग घ ड़। क्या हो गया? क वर्ग। च वर्ग में क्या है? च छ ज, च से शुरू हो रहा है, च छ ज झ य, पांच वर्ण है। ट में भी ट ठ ड ढ ण। इस तरीके से ये वर्ण है। एक वीडियो पहले भी है वर्ण के ऊपर, आप देख लेना, वो थोड़ा और अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद व्यंजन के भेद यहाँ दिए हुए हैं, आइए देख लेते हैं। व्यंजन, व्यंजन के भेद कौन कौन से होते हैं? स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। स्वर के कौन कौन से थे बताओ? स्वर के कौन से भेद थे? अब आप स्वर के भेद भूल गए हो, अभी तक अभी अभी समझाया था, देखो ध्यान दिया करो बेटा। हर स्वर, दीर्घ स्वर, और ये देखो हर स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। और व्यंजन के कौन कौन से भेद है देखो? स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो देखो स्पर्श व्यंजन क्या है कि इनके उच्चारण में जीभ मुख के स्थानों को स्पर्श करती है। हमारे मुंह में जो हमारी जीवा है ना, जीभ जो है वो जहाँ पे भी टच करती है, स्पर्श करती है ना, तो वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। और कौन से? स्पर्श व्यंजन, जो क से म तक होते हैं, कहीं ना कहीं टंग जो है वो टच करती है मुंह में। हाँ, और बेटा देखो अंतस्थ व्यंजन में ना य र ल व होता है, यानी कि ये जो चार है ना, ये अंतस्थ व्यंजन है। ई रू लुरु तथा ऊ स्वरों के स्मिप से प्रतीत होते हैं। ऊष्म में जब गर्म हवा निकलती है ना मुंह से,
तो श, श, स तथा ह ये जो है वो क्या है, ऊष्म व्यंजन है। ठीक है। उसके बाद आइए हम देख लें संयुक्त व्यंजन देखेंगे। तो व्यंजन क्या होते हैं, जब दो व्यंजनों के मेल से बनता है तो क्या हो जाता है, संयुक्त व्यंजन कहलाता है। क प्लस श अक्ष बनता है, लेकिन क में भी क्या है, हलंत है, और श में भी हलंत है। अगर क में हमें क को मतलब क में अ मिलाएंगे ना तो क बनेगा, हलंत हट जाएगा। श प्लस र श्र, श्रमिक वाला श्र। त प्लस र त्र। याद रखना, ऐसे दो व्यंजनों से जब बनते हो ना, दोनों को भी हलंत दिया हो तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। द प्लस य द्य, ज प्लस य ज्ञ, क प्लस त कत, यानी कि आधा क और त। तो ये इस तरीके से हमारे क्या बन गए, संयुक्त व्यंजन बन गए। ध्यान हम पेज नंबर 7 पे भी देंगे कि अयोग वाहक कितने होते हैं, दो होते हैं। स्वर के बाद आने वाले अंग म ण न म का विविध नियमों के अनुसार बन जाता है। समझ में आया, इनका अनुस्वार बन जाता है। स्वर के बाद र या स का प्रयोग किया जाए तो स्वर किसके बाद, याद रखना, स्वर के बाद यदि र या स का प्रयोग किया जाता है ना तो क्या बन जाता है, वो विसर्ग बन जाता है। ओके। तो जीव्य मूल्य और जो उपधमानीय है, जो उपधमानीय मतलब वो क्या होता, क्या कहलाते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं। इनका प्रयोग वैदिक संस्कृत में होता है या वैदिक मंत्रों में होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, थोड़ा सा ध्यान हम यहाँ पे देंगे इसके ऊपर। ये जो तालिका दी हुई है, कंठ में क्या आता है, कंठ कंठ वर्ण कौन से होते हैं, आ क ख ग घ ड़, यानी क वर्ग। तालु में, यानी तालु, देखो इनमें कंठ से आवाज निकल रही, बोल के देखेंगे तो हम। और तालु में ई और च वर्ग पूरा आएगा, यानी तालु से टच कर रही है हमारी जीवा इनको बोलते टाइम। मूर्धन्य में हमारी जो टंग है, जो जीभ है ना, वो मुड़ जाती है बोलते टाइम। रू रू, ट ठ ड ढ ण, र, इस तरीके से बोल के देखना पड़ता है। ठीक है। और दंत्य में दांत से टच करती है, दांतों से हमारी जीवा टच करती है। लुरु, त थ द ध न, ल। ओष्ठ में हमारे होठ वर्क करते हैं, ऊ प फ ब भ म। नासिका में नाक से आवाज आती है, अंग य ण न म। और फिर कंठ तालु, यानी कंठ से भी प्रयोग करेंगे और तालु से भी, ए आई। और कंठोष्ठव, यानी कंठ से भी प्रयोग करेंगे और होठों से भी, तो ओ औ। और दंतोष्ठव में व, यानी दांत से भी टच हो रहे और होठ काम कर रहे। ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये पढ़ा। इसके क्वेश्चंस देखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन देखिए पेज नंबर 9 पे। फर्स्ट वाला तो बहुत ईजी है, वो तो आप कर ही लेंगे। तो देखो, क प्लस ई, छोटी छोटी ई मिल रही है ना, तो इसलिए ए पहली मात्रा आ गई, छोटी ई है ना, तो ये की हो गया। क प्लस रू, क्रू। हाँ, म प्लस ए, अब उसको कंप्लीट हो गया है और ए की मात्रा लग गई है, हलंत हट गया है तो मे आ गया। ठीक है। म प्लस औ, मऊ, क्योंकि औ जो है ना वो स्वर है और इस हलंत को हटाने के लिए हमें किसी स्वर की आवश्यकता होती है, इसलिए ये मऊ हो गया। ग प्लस ई, अब ये बड़ी वाली ई है इसलिए दूसरी मात्रा आई, नहीं तो पहली आती। ठीक है। तो ये दूसरी मात्रा, ये गी। ग प्लस रू, ग्रू। और उसके बाद प प्लस ए, पई। हाँ, आई आया ना, क्योंकि अगर मात्रा नहीं होती तो पे बन जाता। त प्लस आ, ता। इसी तरीके से इधर देखिए, क प्लस श प्लस अ, अक्ष। त प्लस र अ, त्र। म ई, त और र प्लस उसको कंप्लीट करने के लिए अ मिलाया, फिर प्लस म। अब म को हलंत है, उसे कंप्लीट नहीं किया है तो फिर म ही रहेगा, मित्रम। क प्लस अ प्लस क प्लस श प्लस आ, कक्षा। श्रम, श र अ म अ, श्रम। इसी तरीके से हमने ये क्या है, पूरा कंप्लीट किया। उसके बाद देखिए वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं, ये तो संयोजन हो गया। विच्छेद देखिए, मयूर, म को हलंत लगाएंगे कंप्लीट करने के लिए। उस पर मात्रा क्या है, कुछ नहीं है, अ की मात्रा, तो प्लस अ। और फिर य, फिर य के अंदर किसकी आवाज आ रही है, ऊ की, तो बड़ा वाला ऊ। और फिर र को हलंत लगाएंगे, कंप्लीट करने के लिए अ मिलाएंगे। म अ ह ई ल आ, महिला। क प्लस श से अक्ष बनाया पहले, फिर ए की मात्रा लगाई, शे त र त्र आ ण ई, क्षेत्राणी पहली मात्रा है तो हमने यहाँ पे पहली मात्रा है। पुस्तकम, प हलंत लगाया, उ स त अ क अ म, पुस्तकम। इसी तरीके से हमें इनको कंप्लीट किया है। श्रमिक, दिनेशात, वनीता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे हम। देखिए उसमें क्या है कि अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तरम उचितम पदम चित्वा लिखत। ख कौन से वर्ण मतलब उसमें आता है, ख जो है वो वर्णस्य उच्चारण स्थान क्या है ख का, तो इन्होंने दिया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे कंठ है,
एतेषु मूर्धन्य क वर्ण, इनमें से मूर्धन्य वर्ण कौन सा? मैंने बोला था टंग मुड़ जाना मतलब मूर्धन्य, तो ड जो है वो क्या है? मूर्धन्य है। कस्य उच्चारण स्थानम दंतोष्ठौ स्त, तो व कि दांत और होठ जिसमें वर्क करे वो कौन सा वर्ण है इन तीनों में से? तो ये व आएगा। क वर्ण तालव्य अस्ति, क वर्ण में मतलब जो इनमें से कौन सा, क मतलब कौन सा वर्ण है जो इनमें से तालव्य है? तो य जो है वो तालव्य वर्ण में आता है। ताल मतलब तालु से हमारी टंग जो है वो टच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पेज नंबर 10 पे, चित्रम पदे च वर्णस्यो किम अस्ति। हाँ, वर्णस्यो उच्चारण स्थान किम अस्ति कि इनमें देखना है। और इसमें ना च जो है वो उच्चारण स्थान क्या है? च का उच्चारण स्थान तालु होता है। विद्यालय पद में यह जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? तो वो तालु है। उसके बाद है उत्सव पदे में वह क्या है? दंतोष्ठ है। इनमें से ऑप्शन में से चूज करना है। नदी पदे द वर्णस्य उच्चारण स्थान किम अस्ति, तो हमें देखना है कि दंत, इनमें से देखना है कि द वर्ण द मैंने बताया था त वर्ग जो है वो क्या होता है? दंत वर्ण होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे, थ क्या था? दंत्य वर्ण है। ए कंठ तालव्य, ई तालव्य, क कंठ्य, ट मूर्धन्य यानी टंग मुड़ जाती है, और फ ओष्ठ है। फ बोल के देखो तो पता चलेगा कि ओष्ठ वर्ण है ये। ओके, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, य वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, य वर्ण का उच्चारण स्थान तालव्य। कस्य उच्चारण स्थानम कंठ अस्ति, ख। इनमें से देखना है भी कंठ से किसकी आवाज निकल रही, कौन सा वर्ण बोलने पे कंठ से आवाज आ रही है। एतेषु क वर्ण दन्ते अस्ति, स। रु वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम अस्ति, मूर्धा। नासिक्य ओष्ठ्य च क वर्ण अस्ति, म। नाक से जो आवाज आती है वो कौन सा वर्ण है? म। श वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम अस्ति, तालु। श वर्ण की आवाज आती है तो किससे बुलाते हैं हम? तालु से। ठीक है, उसके बाद आता है श। श में वर्ण को मूर्धा, यानी कि जब हम श ये वाला श उच्चारण करते हैं ना तो हमारी टंग जो है वो क्या हो जाती है? फोल्ड हो जाती है। आई होप चिल्ड्रन आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा बेटा। और अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे न्यू स्टूडेंट हैं, चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।